ओके, तो अभी अपना यूनिट चल रहा है कंट्रोल। इसमें अभी तक अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। फर्स्ट दिन अपन ने पढ़ा था क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव। इसमें अपन ने देखा था अपन क्लोज लूप ही क्यों लेता है कंट्रोलर, प्लांट, सेंसर, व्हाई वी नीड क्लोज लूप, ओपन लूप के क्या डिसएडवांटेजेस थे, तो ये सब देखा अपन ने। फिर क्या क्या पैरामीटर अपन को कंट्रोल करने होता है क्लोज लूप में। आफ्टर दैट अपन ने देखा क्या है ये क्लोज लूप का पूरा ब्लॉक डायग्राम। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हर एक ब्लॉक का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। कौन सा ब्लॉक क्यों क्यों यूज में क्या है, इस ब्लॉक के अंदर क्या है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इस तरह से। तो अपन ने पूरा ब्लॉक डायग्राम देखा था। इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में अपन ने दो पैरामीटर कंट्रोल करे थे। पहला था अपना स्पीड पैरामीटर, दूसरा था अपना करंट पैरामीटर। तो इसमें दो लूप बनते हैं, एक होता है आपका इनर करंट लूप और दूसरा होता है आपका आउटर स्पीड लूप। इस तरह से ये अपन ने देखा था। नेक्स्ट, ये वही आपका पूरा डायग्राम था। फाइनली अपन ने इसको पूरा अच्छे से मैनेज करके इस तरह से अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया था। ये है आपका पूरा क्लोज लूप डायग्राम फॉर डीसी स्पीड ड्राइव। देन इसके बाद में आपने देखा था नेक्स्ट क्लास में डायनामिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर। तो आपके पास डायनामिक मॉडल ये है। उसके बाद में आपको देखना है डायनामिक इक्वेशन और ट्रांसफर फंक्शन। तो डायनामिक इक्वेशन के लिए अपन ने क्या किया था, चार इक्वेशन लिखी थी। पहली इक्वेशन तो अपन ने इस डायग्राम को देख के लिखी थी। दूसरी इक्वेशन अपन ने ईएमएफ से लिखी थी। तीसरी आपकी टॉर्क की इक्वेशन थी और चौथी भी आपकी टॉर्क की इक्वेशन थी, बट ये इनर्शिया और फ्रिक्शन के साथ थी। तो इस तरह से अपन ने चार इक्वेशन लिखी थी। आफ्टर दैट अपन ने इन चारों इक्वेशन का लैपलास ले लिया था। इस तरह से अपन ने चार इक्वेशन का लैपलास ले लिया। उसके बाद में जो चार इक्वेशन बनी है इनको अपन ने ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ किया था। तो इन चारों इक्वेशन को अपन ने ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में अपन ने इन चारों ब्लॉक डायग्राम को कंबाइन किया। तो अपन ने देखा कि पहले ये वाला डायग्राम आएगा, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, लास्ट में ये ऐड करेंगे, तो अपने पास फाइनल ये वाला डायग्राम बन जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, इस वाले जो टेक ऑफ पॉइंट को है इसको अपन यहाँ लेके चले गए सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अपना जो डायग्राम है वो इस तरह से रिड्यूस हो गया। और फिर इसको अपन ने नेगेटिव फीडबैक का जो फॉर्मूला होता है अपना d डिवाइडेड बाय 1+dh, उससे अपन ने सॉल्व करके फाइनली अपना जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये आ गया। यहाँ तक अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट, कुछ भी पूछना है क्या? लास्ट में ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन। कुछ भी डाउट आया था लास्ट क्लास में, कुछ पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, डाउट क्या आएगा? देखो अब आज का अपना टॉपिक है मॉडलिंग ऑफ चॉपर एज गेन विद शिपिंग डिले। ठीक है, ये है आपका टॉपिक। अब इसमें अपन ने क्या किया है, जो अपना जो चॉपर है उसको अपन ने एज अ गेन यूज में लिया है। यहाँ पे जो आपने डायग्राम देखा था, ये जो डायग्राम था इसमें ये जो कन्वर्टर है इसकी जगह अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे चॉपर यूज में लिया है। तो ये है चॉपर एज अ गेन। ठीक है, अपन ने पहले जब ये डायग्राम देखा था तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मोटर है, यहाँ से स्पीड सेंस करेगी मोटर। ये कैसे स्पीड सेंस करेगी, यूजिंग टैकोमीटर। तो टैकोमीटर की हेल्प से स्पीड सेंस हो गई। ये स्पीड यहाँ पे समर को दिया, एक रेफरेंस स्पीड है, एक आपकी एक्चुअल स्पीड है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपकी एरर, एरर इन स्पीड। ये दिया अपन ने स्पीड कंट्रोलर को। स्पीड कंट्रोलर होता है आपका पीआई कंट्रोलर। उसके बाद में आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा करंट की फॉर्म में। तो अपन ने इस करंट एक करंट लिमिटर लगा दिया। तो वो क्या करेगा, करंट की वैल्यू को एक लिमिट प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम तक फ्लो नहीं जाने के देगा। जो भी आपकी मोटर की मैक्सिमम स्पीड है वहां पे जाके उसको एक लिमिट कर देगा, ताकि आपकी मोटर डैमेज ना हो, बर्नआउट ना हो। उसके बाद में क्या हुआ, ये आपकी करंट आई है, यहाँ से मोटर का एक्चुअल स्पीड आई है। इन दोनों की जो एरर सिग्नल आएगा वो जाएगा आपका करंट कंट्रोलर में। और फिर यहाँ से जो सिग्नल आता है वो अपन देते हैं कन्वर्टर को। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्टर के अंदर अल्फा होता है, ड्यूटी रेशो या जो भी बोलो आप, रीडिंग है। अगर अल्फा की वैल्यू चेंज करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई इनपुट चेंज हो जाता है। तो आपकी मोटर के जो पावर सप्लाई है, यहाँ से पावर सप्लाई होती है, तो आपकी मोटर को जो इनपुट मिल रहा है वो इनपुट चेंज हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपकी मोटर की स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी। इसको अपन ने एक एग्जांपल से भी देखा था। जैसे अपनी स्पीड है 1500, या अपन को जो एक्चुअल रेफरेंस स्पीड है वो अपनी 1500 है। आपने मोटर की स्पीड सेंस की, आपको पता चला 1400 पे अभी मोटर आपकी रन हो रही है। तो 1400 यहाँ से गए, 1500 यहाँ से गए, तो आपके पास 1500 माइनस 1400, एरर कितनी आई, 100।
ये 100 एरर स्पीड कंट्रोलर में जाएगी, फिर वहां से करंट कंट्रोलर में जाएगी, फिर यहाँ से इस पे जाएगी और यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होगा। ये सिग्नल क्या जनरेट हुआ, सपोज पहले अल्फा इक्वल टू 60 था, अब यहाँ से सिग्नल जनरेट हो गया अल्फा इक्वल टू 30 करो, तो इससे इस 30 करने से क्या होता, सपोज पहले आपके अल्फा की वैल्यू 60 थी, यहाँ पे 30 60 इस तरह से थी आपकी, तो आउटपुट वेवफॉर्म में 60 से स्टार्ट होती थी इस तरह से। अब आपने अल्फा की वैल्यू 30 कर दी, अब क्या होगा, वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। अब 30 से स्टार्ट हो जाएगी, पहले 60 से स्टार्ट हो रही थी। तो क्या हुआ, बेसिकली आपके इनपुट पावर सप्लाई बढ़ गया, यहाँ से इनपुट इंक्रीज हो गया, तो मोटर की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, 1400 से इंक्रीज हो गई 1500 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी मोटर ज्यादा स्पीड पे रन कर रही है तो भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं कि आपको ये सब करना पड़ेगा, लास्ट में आपकी अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। हम्म, नहीं नहीं हूँ। हम्म हम्म तो इस तरह से अपन अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली चीज अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अपन ने क्या किया था, अपन ने पढ़ा था कन्वर्टर। हाँ देखो, तो वही सब कुछ अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार अपन ने क्या किया, कन्वर्टर के अंदर अपन ने थायरिस्टर यूज में लिया था। इस बार अपन क्या करते हैं, कन्वर्टर के अंदर यहाँ पे चॉपर यूज में ले रहे हैं। तो चॉपर को एक तो आपको ये वाला इनपुट मिलेगा करंट कंट्रोलर से, एक इसको आउट आप इनपुट दोगे, तो इसके बारे में अपन डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं। तो यही आपका आज का टॉपिक है, मॉडलिंग ऑफ चॉपर एज गेन विथ स्विचिंग डिले। तो इसमें क्या है, ये अपन ने चॉपर यहाँ पे यूज में लिया है, तो चॉपर का आउटपुट किसके पास जाता है, मोटर। अपन ने डायग्राम में देखा था, चॉपर का आउटपुट आपको इस मोटर को देना है। तो चॉपर में एक तो होता है इनपुट, ये आता है फ्रॉम कंट्रोलर से। डायग्राम देखो फिर से। ये है, यहाँ पे अपन ने इस कन्वर्टर के अंदर चॉपर यूज में लिया है, कि चॉपर है, इसका आउटपुट जाएगा मोटर के अंदर। इस चॉपर का आउटपुट इस तरह से देखो आप, यहाँ पे ये जो चॉपर अपना है, इसका आउटपुट अपन देंगे मोटर को। इसका जो एक इनपुट आएगा वो आएगा कंट्रोलर से, यहाँ से एक इनपुट आ रहा है, एक यहाँ पे भी होता है पावर सप्लाई करके, तो यहाँ पे भी अपने पास इसका एक इनपुट आएगा। इस तरह से अपन ये ब्लॉक डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम से अपन ने चॉपर का डायग्राम निकाला है। तो बेसिकली क्या करना है अपन को, ये चॉपर है आपका, वीसी क्या है, ये है आपका इनपुट करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोलर का जो आउटपुट है वहां से आपको वीसी मिलेगा। ये है आपका एक सप्लाई पावर का रेफरेंस वोल्टेज लिया है आपने। वी ए है आपका आर्मेचर वोल्टेज, अपन को इसका वोल्टेज कंट्रोल करना है। तो बेसिकली यही है आपका मॉडलिंग ऑफ चॉपर एज अ गेन। अब देखो इसमें अपन को क्या क्या ध्यान में रखना है, ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन याद रखना है, इस फॉर्मूले के लिए, इस चॉपर के लिए आपका ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा K1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी अपॉन टू। यहाँ पे K1 K2 क्या है, ये है रेशियो ऑफ V बाय VCM। ये देखो यहाँ पे V बाय VCM है,
V तो आपको दिख ही रहा है, और VCM क्या है, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, इस सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी VCM। तो K इक्वल्स टू V बाय VCM है। V आपका DC सोर्स है, VCM है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंट्रोल वोल्टेज। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ये ट्रांसफर फंक्शन याद रखना है। क्या चॉपिंग फ्रिक्वेंसी होती है 1/T, ये 1/T, और T है आपका ड्यूटी रेशो। तो क्या कैसे कंट्रोल करोगे आप, अपन को पता है चॉपर में ड्यूटी रेशो से कैसे कंट्रोल होता है। सपोज ये अपना सिग्नल है ऑन ऑफ, इस ड्यूरेशन के लिए वो है टी ऑन, इस ड्यूरेशन के लिए आपका चॉपर है ऑफ, देन अगेन ऑन, अगेन ऑफ। तो अब क्या करेगा वो, यहाँ पे एक कंट्रोल सिग्नल आया, यहाँ से आपका सप्लाई सिग्नल है, इन दोनों को वो चेक करेगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो भी एरर है, कम अपन को स्पीड इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, उस अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक सिग्नल जनरेट करेगा यहाँ पे। वो सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका ड्यूटी रेशो चेंज होगा। सपोज अभी ये आ रहा तो बाद में उसका ड्यूटी रेशो इस तरह से आ जाएगा, टी ऑन इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अब टी ऑन इतना हो गया, टी ऑफ इतना हो गया। तो अब आपका जो भी इसके अंदर पावर है वो ज्यादा टाइम के लिए फ्लो होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मोटर के अंदर जो इनपुट पावर है वो चेंजेस हो गई बाय चेंजिंग द ड्यूटी रेशो ऑफ द चॉपर। इस तरह से अपन चेंज करके, ड्यूटी रेशो को चेंज करके मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पैरामीटर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका कंट्रोलर डिजाइन। ये कंट्रोलर होता क्या है, अपन को इसकी नीड है, बस ये है अपना आज का टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक तो ये है, कंट्रोलर अपन को क्यों चाहिए होता है। सपोज मुझे एक वैल्यू है, मुझे अपन अपनी मोटर 500 पे रन करवानी है। अब अपन ने लोड बढ़ाया है कुछ भी, क्या मेरी मोटर 400 पे चल रही है, मुझे पता चल गया कि 100 की एरर आ रही है, तो इस 100 की एरर को कौन रिमूव करेगा, ये काम होता है आपके कंट्रोलर का। वो अगर 100 की एरर है तो सपोज वो एक सिग्नल भेजेंगे +100, तो +100 इसमें ऐड हो जाएगा और ये वापस से 1500 पे रन करने लग जाएगी। सपोज मेरी 1600 पे रन कर रही है, मुझे उसको 1500 करना है, तो अब वो देखेगा कि एरर कितने का है, -100 का। तो अब क्या करेगा वो, +100 का एक सिग्नल भेजेगा, +100 सिग्नल भेजेगा इसको। तो इसके अंदर +100 होते ही अगेन 1500 पे पहुंच जाएगी। तो कंट्रोलर क्या करता है, बेसिकली वो अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रेफरेंस वैल्यू तक पहुंचाता है, जो दोनों का एरर है उस एरर को दूर करता है। इसलिए अपन को कंट्रोलर डिजाइन करना पड़ता है, ये नीड है आपकी कंट्रोलर की। अब दो टाइप के कंट्रोलर पढ़ेंगे अपन, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। ये दो टाइप के कंट्रोलर है अपने पास। तो अब देखो क्या कह रहा है ये इसमें, if the error is positive such that the motor is running slower than the set speed, then the controller output should be increased and vice versa। ये वही चीज हो रहा है, if the error is positive। पॉजिटिव कब होगी, सपोज जो रेफरेंस है अपनी स्पीड 1500 पे, कि मुझे 1500 पे रन करवाना है। एक्चुअल स्पीड कितनी आ रही है, अगर एक्चुअल स्पीड जो मोटर रन कर रही है वो है 1400। तो अब जब हम इसे रेफरेंस माइनस करते हैं, जब भी आप एरर आपको निकालनी होगी तो रेफरेंस माइनस एक्चुअल करना। तो रेफरेंस स्पीड है आपकी 1500, एक्चुअल स्पीड है आपकी 1400। तो जब आप एरर, 100 की एरर आएगी, 100 आपकी एरर है। तो क्या कह रहा है ये, इफ द एरर इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एरर आई है। अगर आपकी एरर स्पीड पॉजिटिव है, यानी कि आपकी मोटर इज रनिंग स्लोअर देन द सेट स्पीड, आपकी मोटर स्लो रन कर रही है, स्पीड से स्लो रन कर रही है, देन द कंट्रोलर आउटपुट शुड बी इंक्रीज। तो क्या करेगा कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होके इसमें ऐड हो जाएगा, ताकि ये चीज भी 1500 तक हो जाए। ठीक है, अगर आपकी एरर पॉजिटिव है, यानी कि आपकी मोटर क्या कर रही है, स्लो रन कर रही है, तो क्या होगा, आपके कंट्रोलर का आउटपुट इंक्रीज होगा, ताकि आपकी जो एक्चुअल स्पीड है उसको इंक्रीज कर सके। सेकेंड लाइन देखो, द कंट्रोलर imagine at the first sight as very simple process, like if the speed error is positive, then just multiply it with some scale factor or gain, and and set the drive speed at the desired level। ठीक है, अब ये यही कह रहा है कि सपोज आपकी एरर पॉजिटिव आ गई तो क्या करेगा, कंट्रोलर अपना आउटपुट इंक्रीज करेगा, उसको एक गेन से मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे कोई एक पैरामीटर है और यहाँ पे स्पीड है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो अपन गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, ये स्पीड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 100, और ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा, और ये आपकी एक्चुअल स्पीड अगेन 1500 पे रन करने लग जाएगा। तो ये तो कब कंडीशन है, जब एरर पॉजिटिव है। अब सपोज आपकी एरर
माइनस आती है तो क्या होगा, मतलब आपकी रेफरेंस स्पीड तो है 1500, आपकी एक्चुअल स्पीड सपोज आपकी 1600 है। अगेन आप करके रेफरेंस माइनस एक्चुअल, तो एरर सिग्नल कितना आएगा आपका, -100। तो जब भी एरर सिग्नल आपका नेगेटिव है तो कंट्रोलर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अब यहाँ से आपको एक गेन लगाना है और वो गेन आपको इसमें देना है, तो कंट्रोलर का आउटपुट डिक्रीज होके आएगा। तो डिक्रीज होके आएगा तो इस तरह से आएगा, -100 आएगा, फिर -100 इसके पास आएगा, तो अगेन यही 1500 पे रन करने लग जाएगा। इस तरह से आपका जो कंट्रोलर है वो एडजस्ट करता है, जो एरर सिग्नल है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, ताकि आपकी जो मोटर है वो एकदम अपने सेट पॉइंट पे चल सके। सेट पॉइंट कौन सा है, तो आपने जो भी वैल्यू सेट नीचे अपनी मोटर पे रन करवानी है इस तरह से। बट अप्रोच इज the following reason: if the motor is at set point under no load, no error in the speed motor runs freely। क्या कह रहा है ये कि ये अप्रोच क्यों यूज में नहीं होती है, कुछ कुछ इसके डाउनफॉल है, अप्रोच को यूज नहीं लेते हैं। तो पहली चीज क्या है कि अगर आपकी मोटर जो है नो लोड पे रन कर रही है तो उसकी स्पीड हाई हाई होगी, तो आपके पास कोई एरर आएगी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या होता है जब आपकी मोटर नो लोड पे रन कर रही होती है तो उसकी स्पीड इतनी है, सपोज नो लोड है, एकदम आपकी रेफरेंस स्पीड है, कोई एरर नहीं आ रही है। अब जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया, जैसे ही अपन लोड कनेक्ट करते हैं तो अपनी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही लोड कनेक्ट किया तो अपन को टॉर्क सप्लाई करना पड़ेगा, तो अपना टॉर्क इंक्रीज हो जाता है और अपनी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कंट्रोलर होता है, तो कंट्रोलर की हेल्प से अपनी स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होती है, एरर अपनी डिक्रीज होती है। इस तरह से ये सब होता है। तो बेसिकली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जब भी अपन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज में लेंगे, कभी भी आप देखना कि आपकी जो मोटर है वो एकदम एक्चुअल स्पीड तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर 1500 पे अपन को रन करवाना है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1400 1480 यहीं तक रन करवा पाता है, एकदम एक्चुअल नहीं लेके आ पाता है। ठीक है ना, इसमें कुछ कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं इसके। तो क्या होता है, ये एकदम उस सेट पॉइंट क्या आता है कि अराउंड ऑसिलेट कर देता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए अपन इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, वो होता है इंटीग्रल कंट्रोलर। आपने कंट्रोल सिस्टम में 3 अलग अलग टाइप के कंट्रोलर पढ़े थे, पहला था आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, दूसरा था आपका इंटीग्रल कंट्रोलर और तीसरा था आपका डिफरेंशियल कंट्रोलर। अब इन्हीं को कंबाइन कर करके अपन और आगे बनाते रहते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये हो गया पीआई कंट्रोलर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये हो गया पीडी कंट्रोलर, इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो वो हो जाता है आपका पीआईडी कंट्रोलर। तो अभी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अपन ने पढ़ा। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या प्रॉब्लम है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कभी भी सेट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। वो क्या करता है, ये जो आपके सेट पॉइंट है इसके अराउंड ऑसिलेट करता रहता है, एकदम एक्चुअल स्पीड नहीं जा पाता है। तो अपन ने क्या किया, पीआई कंट्रोलर यूज में लिया। तो अब देखो क्या दिखाइए, in order to prevent the drive from oscillating about the speed, an integral action is added to the proportional controller। ठीक है, उस ऑसिलेशन को रिमूव करने के लिए, मतलब एकदम 1500 पे ना जाके वो क्या करता है 1480 85 1490 के अराउंड ऑसिलेट करता रहता है। इस ऑसिलेशन को रिमूव करने के लिए अपन ने क्या किया, पीआई कंट्रोलर यूज में लिया। This ensured that the controller output changes gradually rather than speed error zero। PI प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या था, वो एकदम से सडनली एरर को जीरो करने की कोशिश करता है, जबकि पीआई कंट्रोलर क्या करता है, धीरे धीरे आपके एरर को रिड्यूस करता है। अगेन वही करता है, नीड ऑफ करंट कंट्रोल पड़ी। बस ये अगर हाँ, नीड ऑफ करंट कंट्रोलर। तो अब देखो, when a DC motor is made to run from zero speed to high speed, then the motor needs to reach the set point speed instantly। क्या कह रहा है, आपके पास एक डीसी मोटर है, अभी वो रेस्ट पे है, अब आप उसको एकदम से स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो एकदम हाई स्पीड पे चलने लग जाए। ठीक है, अभी एकदम जीरो स्पीड पे, अब जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आप चाहते हो कि वो इस हाई हाई स्पीड पे चलने लग जाए, लेकिन क्या होता है, एक टाइम कांस्टेंट होता है, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, उसके कारण क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट होता है, अगर आपका मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट, तो मैकेनिकल वाली जितनी भी क्वांटिटी है उसको आप सडनली, मैकेनिकल वाली जितनी भी क्वांटिटी उसको आप सडनली रेज नहीं कर सकते, आपको क्या कुछ टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसमें कुछ टाइम लगता है, और इस टाइम पे क्या होता है, आपके पास जो बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है वो एकदम मिनिमम होती है। स्टार्टिंग में आपका बैक ईएमएफ जीरो होता है, तो क्या होता है, आपके पास चांसेस होता है कि आपकी करंट
सडनली बहुत ज्यादा राइज, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी करंट की वैल्यू राइज ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए, इस फिनोमिना को अवॉइड करने के लिए अपन को करंट कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या करता है, करंट को एक लिमिट प्रोवाइड करता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, द आर्मेचर करंट एट द पॉइंट ऑफ समटाइम्स exceed the motor maximum current limit and can damage the motor winding। तो आर्मेचर करंट स्टार्टिंग में क्या करती है, कभी कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और मोटर को भी डैमेज कर देती है। Hence it is necessary to control the armature current of the motor, therefore a current control takes care of the motor rated current limit is also employed। The armature voltage will now depend on the speed error as well as current error। तो बेसिकली करंट कंट्रोलर अपन को क्यों यूज में लेना पड़ा, क्योंकि अपन को करंट को लिमिट प्रोवाइड करनी थी। स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जीरो होती है, तो आपकी करंट की वैल्यू एकदम से हाई हो जाती है। तो उसकी वैल्यू हाई ना हो, आपका इक्विपमेंट डैमेज ना हो, इसके लिए अपन ने करंट कंट्रोलर ले लिया। ठीक है, तो बस यही था आपका आज का टॉपिक। अब एक बार आप बताइए मुझे कि इसमें क्या क्या डाउट है, कौन कौन से पॉइंट अपन को फिर से क्लियर करना है।